हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, आपको पता है कि हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है एंड दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। अब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का ये आज का हमारा सेकंड लेक्चर है और इसमें बेटा हमने बहुत सारी तैयारी कर ली है आपके लिए, ताकि 3 डायग्राम्स का आपका बिल्कुल टाइम पास ना हो जाए। और हम बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस के लिए डिस्कशन करेंगे। वन क्वेश्चन इज ऑब्वियसली अ थियोरेटिकल क्वेश्चन, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। दैट क्वेश्चन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसकी हमें शॉर्ट नोट बनानी है, ये एक हमारा क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद में बेटा जैसे हमने ये डायग्राम बना के रखी है, देखिए आप डायग्राम हम क्या निकालने वाले हैं आज। इट इज द एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर एट डेप्थ d बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड एट अ हाइट h अबाउट द लिक्विड सरफेस। यानी ये अगर सिलेंडर हमने पानी के अंदर रख दिया है तो इस पानी के अंदर इस सिलेंडर को अगर हमने इस डेप्थ पे रख दिया और ऊपर भी उठा लिया, यानी एक ही सिलेंडर के हमने 3 पोजीशंस बना ली, तो हम तीनों पोजीशंस पे एब्सोल्यूट प्रेशर का एक्सप्रेशन आज क्या करने वाले हैं, निकालने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से शांति से पूरा लेक्चर देखेंगे तो आपको इजीली सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। जैसे हमने कल प्रेशर का फॉर्मूला निकाला था, P इज इक्वल्स टू रो एच जी। अब इसमें क्या था, रो वॉज द डेंसिटी, h was the height and g was the acceleration due to gravity। अब आज के लेक्चर में वो एक्सप्रेशन क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमने क्या किया था, कल हमने स्टैटिक लिक्विड कंसीडर किया था और उसमें हमने क्या कंसीडर नहीं किया था, हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बजाय H1 एंड H2 कंसीडर नहीं किया था। तो आज हम क्या करेंगे, थोड़ा और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन करेंगे अबाउट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स, और फ्लूइड्स के बारे में और ज्यादा डिस्कस करेंगे। पानी हमारा वही है बेटा, बस पानी को देखने का नजरिया आज से हमें क्या करना है, चेंज करना है, ताकि हम अब अगली बार अगर आप जब एक बाटली पानी देखेंगे तो आप उसके बारे में बहुत कुछ सोच सकते हैं कि इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये कौन सा फ्लूइड है, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, इसमें प्रेशर कितना अप्लाई होगा, इसका कौन सा एरिया क्यों कितना बड़ा है, कौन सा एरिया क्यों छोटा है। तो पानी हमें बहुत कुछ सिखाएगा, फ्लूइड्स हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो बिल्कुल शांति से पूरा लेक्चर देखिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताते रहिए कि सर आगे बढ़ना है। सबसे पहले कौन सी शॉर्ट नोट क्रिएट करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की शॉर्ट नोट क्रिएट करेंगे बेटा। चलना है आगे, तो चलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद में हमारा एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट आएगा, लेकिन ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, व्हाट इज मीन बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब आपने बहुत बार सुना होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। अब उसे क्या होता है ये पढ़ने के बजाय मैं आपको कल का हमारा ग्लास यहीं पे मैंने रखा था, तो उसमें से हम क्या करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। समझ लीजिए मैंने एक कॉलम है और एक ग्लास है, और इस ग्लास में देखिए पानी भरा है। अब इस पानी पे जो प्रेशर एक्ट हो रहा है और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट हो रहा है उसे मैं कैसे डिफाइन करूंगा, आप ये पढ़िए मत, अभी आप यहां पे ध्यान दीजिए। इस पानी पे जहां से पानी का सरफेस खत्म होके एयर स्टार्ट होता है, वहां से समझ लीजिए कॉलम ऐसा एयर का इसके ऊपर प्रेजेंट है प्रेजेंट। और कहां तक प्रेजेंट है बेटा, ये यहीं तक प्रेजेंट नहीं है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, आगे तक भी प्रेजेंट है। यानी ये कहां तक प्रेजेंट है, अप टू एंड ऑफ द एटमॉस्फियर, आयनोस्फीयर तक, कम से कम 400 किलोमीटर ऊपर इस पानी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। और ये पूरी की पूरी है, देखिए यहां की एयर नहीं बात कर रहे हैं, यहां की एयर नहीं बात कर रहे, यहां की एयर नहीं बात कर रहे, यहां की एयर नहीं बात कर रहे, सिर्फ एयर जो किसके ऊपर है, इस वाटर सरफेस के क्रॉस सेक्शन के एरिया के ऊपर है। Now that air is exerting certain amount of pressure on this particular water। यानी उसका जो वेट है वो वेट इस वाटर पे क्या बन के बैठा है, प्रेशर बन के बैठा है, और उस वेट को हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी आप कहीं पे भी अगर प्रेजेंट है, अभी आप वीडियो देख रहे हैं, वहां पे अगर आप प्रेजेंट है और आपके ऊपर एयर जो फोर्स एक्ट कर रही है, जो वेट एयर आप पे एक्ट कर रही है, अगर आप एटमॉस्फेयर में हैं, अगर आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो दैट प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय एयर ऑन यू, दैट प्रेशर इट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि वो आपके बॉडी के क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर एक्ट हो रहा है। कहां से, आपके बॉडी के सरफेस से तो एटमॉस्फेयर के एंड तक, उतनी एयर आपके आसपास लदी हुई है, एंड दैट प्रेशर इट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। होपफुली ये समझ में आया होगा। अब ने क्या लिखा है देखिए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द वेट ऑफ वर्टिकल कॉलम। देखिए वर्टिकल कॉलम है, ये वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर
ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, लिखने में लिखाई में बहुत ज्यादा गड़बड़ लगती है, ऐसा लगता है लिखाई में बहुत हार्ड है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसा है नहीं। समझ में आ रहा है आपको कि क्या कि इस वाटर सरफेस के ऊपर जितना एयर प्रेजेंट होगा उतना एयर जो इस पे वेट अप्लाई करेगा, दैट प्रेशर इज कंसिडर्ड टू बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू weight of a vertical column of air of unit cross sectional area starting from that point and extending to the top of Earth's atmosphere। अब देखिए, समझ लीजिए हमने एक डायग्राम बना ली, हमने ग्लास वापस रख दिया, एक डायग्राम बनाएंगे हम। क्या करेंगे, ये समझ लीजिए सी शोर है, ये एक पहाड़ है। अब क्या हो गया, हमने इस ग्लास को यहां पे रख दिया, एक ग्लास को यहां पे रखा और एक ग्लास को पहाड़ पे रखा। अब किस ग्लास पे एयर ज्यादा बैठेगी, सबसे ज्यादा कहां बैठेगी, सी शोर पे, क्योंकि वो एट द बेसिक सरफेस ऑफ ग्राउंड है, और यहां पे एयर कैसी होगी, कम होगी, इतनी एयर तो कम होगी ना। तो हम ये कह सकते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मैक्सिमम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, दैट इज एट सी लेवल। सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा होता है, सबसे कम होता है, एंड इट गोज ऑन डिक्रीजिंग अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर ही कम होती जाएगी, और एयर अगर कम होती जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होते रहेगा, कम होते रहेगा। और आखिर में कंक्लूड करते हुए हम ये कह सकते हैं कि एट सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, जिसपे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है वो ये टॉपिक नहीं है, इसके बाद में का टॉपिक जो है उस पर हमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है। ये समझ में आ गया बेटा आपको? पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट निकालिए, लिख लीजिएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की शॉर्ट नोट आ सकती है हमें। हाँ, एक कोई पूछ सकेगा सर वैक्यूम में क्या होता है, तो वैक्यूम में तो एयर प्रेजेंट ही नहीं है। एक बात लिख सकते हैं कि ना, वैक्यूम में क्या है, एयर प्रेजेंट ही नहीं है, तो उसे क्या कह सकते हैं हम, इट इज नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर से वैक्यूम में का प्रेशर कैसा होता है, कम होता है। देयर इज नो एटमॉस्फेयर, देयरफॉर देयर इज नो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वैक्यूम की बात यहां पे नहीं कर रहे हैं हम। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर समझ में आ गया। अब इसके बाद में एक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे अबाउट द एक्सप्रेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द लिक्विड सरफेस। तो बेटा बहुत शांति से लिख लीजिए, हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट सेक्शन में आप लिखते रहिए, मुझे बताते रहिए ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एक्सप्रेशन तक। मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन लिख लूंगा, हम क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर शांति से 3 स्टेजेस में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, वो स्टेजेस के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। चलिए बेटा एक्सप्रेशन स्टार्ट करते हैं। 4 मार्क का एक्सप्रेशन है, बहुत शांति से देखना पड़ेगा आपको। 3 टाइप की डायग्राम मैंने निकाल के रखी है ताकि हमारा टाइम बच जाए। हम क्या करने वाले हैं, देखिए न्यूमेरिकल पहले क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एब्सोल्यूट प्रेशर P एट डेप्थ। ये डेप्थ हो गया बेटा। यहां पे तो पहले हम प्रेशर निकालेंगे, नॉर्मल प्रेशर विच इज ऑन द सिलेंडर। फिर हम कहां जाएंगे, हम जाएंगे एट डेप्थ D बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड एंड एट अ हाइट H अबाउट द लिक्विड सरफेस। आपको समझ में आ गया हम क्या करने वाले हैं? पहले हम इमेजिनरी सिलेंडर कंसीडर करेंगे जिसे हम लिक्विड के अंदर डालेंगे, इस पे एक्ट होने वाला प्रेशर हम कंसीडर करेंगे। फिर इसको एट डेप्थ D, इसको मैंने सरफेस पे क्यों ले लिया, क्योंकि इतनी उसकी क्या रहेगी, डेप्थ रहेगी, समझ में आ गया, और इतनी ही उसकी क्या रहेगी, हाइट रहेगी ऊपर। तो ये हमें निकालना है। ये एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन होने वाला है अगर आप शांति से इसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कंसीडर करें, मैं ये 2 डायग्राम्स उठा के क्या करता हूं, बाजू में रख लेता हूं। हमें इस डायग्राम की ज्यादा जरूरत है जो मैंने यहां पे आपके लिए रखी है। उस डायग्राम में भी हम क्या करेंगे, लेबल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या क्या कंसीडरेशन इस एक्सप्रेशन के लिए करने वाले हैं, वो कंसीडरेशन एक साइड को मैं क्या कर लेता हूं, लिख लेता हूं, ताकि हम इसमें आगे बढ़ सके। तो सबसे पहले मैंने क्या कर लिया, कंसीडर अ टैंक दैट इज फिल्ड विथ लिक्विड। हम लिक्विड को वाटर कंसीडर कर लेंगे, यानी हमने लिक्विड वाटर डाल लिया है। फिर हमने कंसीडर कर दिया रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड ए इज द हॉरिजॉन्टल बेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब देखिए क्या है, हम डायग्राम पे आ रहे हैं। दिस इज द हॉरिजॉन्टल बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो हमने क्या कर लिया है, अंदर डाल लिया है। ऐसा कंसीडर कर लीजिए, ये जो अपर सरफेस है उसकी हाइट है H1 और इसकी हाइट कितनी है, H2 है। कहां से ये हाइट है, ये हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर से। अब आप कहेंगे सर इसे डेप्थ कहा जाता है क्योंकि ये अंदर है।
हाँ बेटा डेप्थ ही है, लेकिन हमें यहां कंसीडर करते हुए मैं इसे क्या वर्ड कंसीडर करूंगा, हाइट कंसीडर करूंगा, हाइट बिलो द सरफेस। ये हो गई H1, ये हो गई H2। तो H2 ज्यादा दूर है सरफेस से, H1 कैसा है, कम दूर है। तो हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, तो हाइट पे हम कंसीडर कर सकते हैं इसकी हाइट कैसे, हम एक हाइट लिख सकते हैं, दैट हाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो हमने क्या लिख लिया, h इज इक्वल्स टू H1 माइनस H2। क्यों, क्योंकि यहां से इस बेस से H1 कैसा है, ज्यादा है का किससे, H2 से। तो ये हाइट है, हाइट H1 माइनस H2 क्या बन गई, इतनी हाइट हमें मिल गई। समझ लीजिए, देखिए समझ लीजिए कि ये जो ऊपर की तरफ है बेस से H1 का पॉइंट है 10 मीटर पे और H2 का पॉइंट है 2 मीटर पे। तो 10 माइनस 2 यानी कॉलम, लिक्विड कॉलम की हाइट कितनी होगी बेटा, 8 हो गई। तो हमने ये सबसे पहले कंसीडर कर लिया। अब इस पूरे क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कंसीडर करेंगे फोर्स। अब यानी हाइट कौन सी आ गई हमारी, बस लिक्विड कॉलम के हाइट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं। कंसीडर कीजिए प्रेशर एक्ट हो रहा है H1, इस ऊपर के सरफेस पे एक्ट होने वाले प्रेशर को हमने क्या इंडिकेट कर लिया, P1 इंडिकेट कर लिया। समझ में आ रहा है आपको, यहां पे कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है, P1। और इस दूसरे सरफेस एरिया पे एक्ट होने वाले प्रेशर को हम क्या कहेंगे, P2 कह लेंगे। अब हमें इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंसीडर करना होगा कि जिसमें हम क्या कंसीडर करेंगे, फोर्सेस एक्टिंग ऑन डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मैं स्केच पेन बदल लेता हूं एक बार ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए। अब देखिए इस सरफेस के ऊपर ये जो लिक्विड है, ये अपर सरफेस पे एक फोर्स एक्ट करेगा, इसे कहेंगे हम F1। समझ में आ रहा है आपको। फिर इस लिक्विड कॉलम का एक वेट होगा जो इस सरफेस पे एक्ट हो रहा है, उसे कहा जाएगा mg। हम इसे लिखेंगे कि ये क्या क्या है। तो F1 क्या है, फोर्स एक्सर्टिंग ऑन फर्स्ट सरफेस, इस पे क्या हो गया, mg हो गया। और ये जो नीचे से एक फोर्स आएगा, ये फोर्स होगा हमारा F2। ये नीचे से क्यों आ रहा है, क्योंकि नीचे भी तो एक लिक्विड कॉलम है, वो लिक्विड कॉलम भी क्या होगा, अपवर्ड साइड पे क्या एक्ट करेगा, एक फोर्स एक्ट करेगा। तो हमारे पास तीन फोर्सेस आ गए बेटा, तीन स्ट्रक्चर आ गए। एक सबसे पहला हमारे पास क्या आ गया, देखिए अब हम डायग्राम में क्या लिख सकते हैं, लेट P1 एंड P2 आर प्रेशर्स एट H1 एंड H2 रिस्पेक्टिवली, देन द फोर्सेस एक्टिंग कैन बी गिवन एज, देखिए इस डायग्राम को मैंने ऊपर ले लिया, यहां पे क्या लिखा है देखिए, फोर्स ड्यू टू, पहला फोर्स एक्ट हो रहा है ये F1। ये F1 किसकी वजह से है, ये जो ऊपर लिक्विड कॉलम प्रेजेंट है इस एरिया के ऊपर का, फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ लिक्विड अबाउ सिलेंडर विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड। ये ऊपर के लिक्विड की वजह से जो नीचे फोर्स एक्ट हो रहा है उसे कहा गया F1। F1 की वैल्यू क्या आ सकती है, देखिए प्रेशर का फॉर्मूला P1 इज इक्वल्स टू F1 अपॉन क्या आएगा, A, फोर्स अपॉन एरिया। तो F1 की वैल्यू कितनी बन गई, P1 मल्टीप्लाइड बाय A, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। आ गए हम यहां तक। हमें क्या है देखिए एक बार फिर से मैं बताता हूं आपको। हमने इस डायग्राम में ये हमारा F1 है, ये नीचे से कौन सा आ रहा है, F2 आ रहा है। अब दूसरा फोर्स हम क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं यहीं पे लिख लेता हूं आपको डायग्राम दिखाते हुए कि B इट इज फोर्स ड्यू टू वेट ऑफ कॉलम, कहा के, ड्यू विच इज बिलो द सिलेंडर, कैसा एक्ट हो रहा है, एक्टिंग अपवर्ड। अब एक्टिंग अगर ये अपवर्ड है तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, कितनी आएगी वैल्यू, F2 आएगी। एंड F2 हम इसी फॉर्मूला से क्या लिख सकते हैं, F2 इज इक्वल्स टू P2 मल्टीप्लाइड बाय A, क्योंकि P2 क्या हो गया था, इक्वेशन नंबर से क्या लिख देंगे हम, 2 लिख देंगे, क्योंकि P2 क्या था, P2 इज द प्रेशर एट द डाउनवर्ड स्ट्रक्चर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हम पहले सेटअप कर रहे हैं, फिर इसके बाद में थर्ड पोर्शन, थर्ड फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है, तो थर्ड फोर्स यानी C फोर्स कंसिडर करेंगे। C फोर्स इज द, इट इज द वेट ऑफ द लिक्विड विच इज इनसाइड द सिलेंडर विच इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ये बीच में लिक्विड है ना ये सिलेंडर के, तो इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। सो हम क्या कह सकते हैं, वेट ऑफ लिक्विड इनसाइड
inside cylinder and it can be represented as W इज इक्वल्स टू क्या लिख दिया मैंने, mg लिख लिया। ये हमारे कौन से बन गए, 3 इक्वेशन बन गए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, हम पूरा बोर्ड क्लीन अप करेंगे, 3 इक्वेशन एक साइड पे लिखेंगे और पूरा एक्सप्रेशन क्या कर लेंगे, डिराइव कर लेंगे। एक बार इक्वेशन डिराइव हो जाए तो आपको समझेगा कि बहुत ही आसानी से हमने इसे क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब क्या है, डायग्राम देखिए एक बार फिर से, पहले से बताता हूं। डेंसिटी ऑफ वाटर कंसीडर कर लिया और यहां से हमने 2 चीजें कंसीडर कर ली। पेज से H1 इज हाइट, H2 इज अनदर हाइट। सो कंटेनर कितने डिस्टेंस का है, H1 माइनस H2 का। H1 का प्रेशर P1, H2 का प्रेशर क्या है, P2। F1 ऊपर से नीचे एक्ट हो रहा है, F2 नीचे से ऊपर एक्ट हो रहा है, बायंट फोर्स है। तो F1 की वैल्यू भी निकाल ली, F2 की वैल्यू निकाल ली, वेट की वैल्यू निकाल ली। वेट कौन सा है, वेट ऑफ द लिक्विड विच इज इनसाइड द सिलेंडर। अब हमें इसको लेके एक्सप्रेशन सॉल्व करना है। यहां तक आ गया बेटा, सब यहां तक लिख लिया है। स्क्रीनशॉट लीजिए, पॉज कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर इतना क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, ताकि हम इसे क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो बढ़िए, आगे बढ़ू मैं आगे, नहीं तो क्या कीजिए, बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको बताता हूं। पहले ऑप्शन में पहले इसमें सब पढ़ लीजिए, अगले व्यूइंग के टाइम पे क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आगे बढ़ता हूं तब तक। तो हम यहां तक आ गए थे, हमने पहला इक्वेशन लिख लिया था, F1 इज इक्वल्स टू P1A, ये हमारे डायग्राम, F2 इज इक्वल्स टू P2A एंड W इज इक्वल्स टू mg। तो अब बेटी हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, हम इस मास को चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मास तो हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, बट डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, मास अपॉन वॉल्यूम। आ गया, डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या बन गया, मास अपॉन वॉल्यूम बन गया। तो m क्या हो गया, मास ऑफ लिक्विड हो जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो हमारे पास प्रेजेंट है। अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, मास इज इक्वल्स टू रो मल्टीप्लाइड बाय क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। अब वॉल्यूम को क्या तैयार कर सकते हैं हम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। कैसे आ गया एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बिकॉज एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और एरिया हमारे पास है, एरिया कितना है a, और हाइट कितनी है H1 माइनस H2। याद आया आपको। तो हम एक्सप्रेशन नियर अबाउट अब क्या कर रहे हैं, यहां पे लिख लिया हमने, m कैन बी इंडिकेटेड एज रो इंटू v की बजाय अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एरिया H1 माइनस H2। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई, मास की वैल्यू आ गई। हमने इसे इक्वेशन नंबर कितना लिख लिया बेटा, 4 इक्वेशन नंबर लिख लिया। ये आपको समझ में आ गया हमने क्या किया है। डेंसिटी यानी रो क्या होगी हमारी, डेंसिटी आ गई। मैं यहां से फिर से एक बार लिख लेता हूं, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या हो गया, एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, एरिया मल्टीप्लाइड बाय H1 माइनस H2 क्या होगी, हाइट होगी। अब इसमें हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, यानी हमारे वेट की वैल्यू क्या हो सकती है, हम इक्वेशन 3 को बनाएंगे एक बार, तो हम मास के लिए फिर से एक बार लिख सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक बार शांति से ध्यान से लिख लिया ताकि हमें समझ में आ जाए। हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या है, एरिया इंटू हाइट, हाइट इस इक्वेशन में क्या है, H1 माइनस H2। सब्स्टिट्यूट करेंगे बेटा और इक्वेशन 3 बनाएंगे। देखिए इक्वेशन 3 ये बनता है, वेट इज इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, रो a H1 माइनस H2 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ गया हमारे पास, g आ गया। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर कितना, 5 आ गया। हमने वेट की नई वैल्यू निकाल ली। अब इतना हमने क्यों किया, इस पे भी तो सोचना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, एज वाटर इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम द फोर्सेस ऑन द सिलेंडर आर बैलेंस्ड। यानी F1, F2, mg ये सब फोर्सेस कैसे हैं, बैलेंस्ड है। क्यों, क्योंकि वाटर कौन से इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में। तो हम लिख सकते हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, एज वाटर इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, यानी वाटर कहीं जा नहीं रहा है, तो सब फोर्सेस कैसे है, बैलेंस्ड है। यानी बैलेंसिंग की कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम, F2 लिख लिया, समझ लीजिए F2 कहां जा रहा है, अपवर्ड जा रहा है, और F1 कैसे आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो इज इक्वल्स टू F1 प्लस mg भी किधर आ रहा है, नीचे ही आ रहा है, F1 प्लस mg।
बैलेंस हो गया ना, क्योंकि ये किधर जा रहा है, ये जा रहा है अपवर्ड, ये दोनों कहां जा रहा है, डाउनवर्ड। तो ये दोनों फोर्सेस मैंने क्या कर लिए, बैलेंस कर लिए। और अब अगर आप इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे इनकी वैल्यू, तो हमें इजीली इक्वेशन मिल सकता है। F2 की वैल्यू यहां से लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी हम यहां पे लिख सकते हैं बट फ्रॉम सब इक्वेशन आप कंसीडर कीजिए 1, 2, 3 और 5, इन सब से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 से 2 से 3 से 5 से F2 की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, P2A इज इक्वल्स टू F1 कितना आ गया, P1A, राइट, एग्जैक्टली। mg यानी क्या है, वेट है, 5 से हम डाल सकते हैं, वेट की वैल्यू क्या है, रो ए H1 माइनस H2 मल्टीप्लाइड बाय G। आ गया अपना वैल्यू, सॉरी आ गई इक्वेशन। तो अब क्या हो जाएगा, सब तरफ से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या मिल सकता है हमें, दैट P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस ए तो गया रो H1 माइनस H2 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो सकता है, G हो सकता है। और इसे अगर अच्छे से लिखेंगे P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो G H1 माइनस क्या बन गया, H2 बन गया। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर। ये फाइनल प्रेशर नहीं हुआ, ये प्रेशर कहां पे आया कि जब वो लिक्विड कॉलम कहां है, इनसाइड है। अब इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, इन दो कंडीशंस के ऊपर इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा ये फॉर्मूला समझ में आ जाना चाहिए। कुछ नहीं बेटा, 3-4 मिनट ज्यादा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एक्सप्रेशन हमें समझ में लेना ही है। तो सबसे पहले देखिए F1 क्या है, F1 इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय अपवर्ड लिक्विड कॉलम विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। F2 इट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय डाउनवर्ड लिक्विड कॉलम which is in upward direction. mg it is the force exerted by liquid column inside the cylinder which is in downward direction. अब क्या हो गया, इन तीनों की हमने वैल्यू निकाल ली। अब m के लिए, मास के लिए हमने रो इंटू वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, बहुत आसानी से लगा दिया। और वॉल्यूम में एरिया इंटू हाइट में हाइट की वैल्यू कितनी डाली, H1 माइनस H2, सब्स्टिट्यूशन किया और ये एक फॉर्मूला हमारे पास बन गया दैट P2 इज इक्वल्स टू, हम इस P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो G H1 माइनस H2, हम इस इक्वेशन को लिखेंगे इक्वेशन नंबर A। अब पहली कंडीशन हम लिख सकते हैं व्हेन प्रेशर एट डेप्थ D बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। इस कंडीशन को पहले सॉल्व करेंगे। यहां तक आ गया है बेटा, कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर आ गया है। आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं, मैं पूछ लेता हूं एक बार। तो देखिए दूसरी डायग्राम है बेटा। अब इस दूसरी डायग्राम में क्या हुआ है, पहले हमने ये कंडीशन निकाल ली, फिर हम अब क्या कर रहे हैं कि कंडीशन अब क्या है, प्रेशर एट डेप्थ D बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड। अब देखिए बिलो द सरफेस ऑफ लिक्विड यानी क्या किया, सिलेंडर जो हमारा बीच में था उसे हमने ऊपर उठा दिया और इस सरफेस को एटमॉस्फेयर से जोड़ दिया और उतनी उसकी नीचे क्या बन गई, डेप्थ बन गई। तो यहां पे हुआ क्या है कि ये जो ऊपर हमारा यहां पे P1 एक्ट होता था, क्या एक्ट होता था, P1, तो अब तो ये यहां पे P0 बन गया। P0 कौन सा प्रेशर बन गया, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन गया ना। और ये जो नीचे से ऊपर एक्ट होता था P2 हमारा क्या बन गया, नॉर्मल फ्लूइड का प्रेशर बन गया। ये P0 कौन सा प्रेशर बन गया, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही बन गया। हो गया। अब H1 की वैल्यू तो हम कितनी लिख सकते हैं, 0, क्योंकि H1 तो नीचे रहा ही नहीं सरफेस के, H1 बन गया 0। और सीधे सीधे हम डेप्थ लिख सकते हैं H, यानी क्या लिख लेंगे, D लिख लेंगे। डेप्थ क्या लिख लेंगे, D। यानी देखिए अब हम क्या लिख सकते हैं यहां पे। देखिए अब मुझे कमेंट बॉक्स में सुनना है कि मैंने बराबर लिखा है कि नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि अपर सरफेस तो एटमॉस्फेयर में आ गया, यानी P1 क्या लिख लिया, P0 कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। H1 0 होगी, क्यों 0 हुई, क्योंकि हाइट अब रही ही नहीं ना, अब वो तो एटमॉस्फेयर में आ गया ना सरफेस, अपर सरफेस, तो अपर सरफेस का कैलकुलेशन ही खत्म हो गया। H2 यानी इतनी ही हाइट हो गई,
हो गई बेटा। H2 इतनी हाइट हमारी हो गई, और H2 को हमने क्या लिख लिया, -H। माइनस क्यों, ये डेप्थ पे है, मैं -H नहीं कंसीडर करूंगा, मैं क्या कंसीडर करूंगा, डेप्थ। डेप्थ के लिए मैं लिखूंगा D है। और जो कुछ फ्लूइड का प्रेशर बचा खुचा है वो सब कौन सा सरफेस एक्ट कर रहा है, डाउनवर्ड सरफेस एक्ट कर रहा है। तो ये सब हमने कंसीडर कर लिए, और अगर ये सब हमने पुट इन इक्वेशन नंबर ए लिख लिया, इक्वेशन ए में अगर हमने सब डाल दिए तो क्या बनेगा, देखिए इक्वेशन ए क्या है, P2 इज इक्वल्स टू P1 रो जी H1 माइनस H2। इसमें अगर हमने सब्स्टिट्यूट कर लिया तो हमारे पास फाइनल आंसर मिल भी गया। देखिए क्या मिल गया, P2 की वैल्यू क्या हो गई, P इज इक्वल्स टू P1 कितना है हमारा, P0 है, यहां पे प्लस साइन है, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, P0 प्लस रो जी एज इट इज, और हाइट के बजाय हम क्या लिखेंगे, D लिख लेंगे, यानी डेप्थ। यानी फॉर्मूला कितना आ गया, P इज इक्वल्स टू P0 प्लस रो डी जी। ये कहां का फॉर्मूला बना हमारा, डेप्थ का फॉर्मूला बना बेटा। देखिए बराबर फॉर्मूला भी बनता है, रो एच जी तो इसका फॉर्मूला है, और उस पर ऊपर से क्या सा प्रेशर आ गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ गया फॉर्मूला। तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि सर आ गया है, पहला कंडीशन हमारा हो गया, इसके बाद में हम सेकंड कंडीशन भी लिखे, छोटी सी कंडीशन है, ए सेक्शन तो बदलूंगा ही नहीं, दूसरी कंडीशन लिखूंगा बस। ये समझ में आ गया आपको क्या है। अब क्या करेंगे, इस कंटेनर को और ऊपर उठा लेंगे, डायरेक्ट ऊपर उठा लेंगे। तो ये पहले समझ में आ गई आपको हमने क्या लिखा है, बिल्कुल बेटा श्योरली। आगे बढ़ते हैं, लिख लीजिए पहले। देखो बेटा, तो क्या हो गया, अब सिलेंडर बाहर निकल गया फ्लूइड के बाहर अगर सिलेंडर निकल गया तो सिलेंडर में कुछ भी नहीं बचा, सिलेंडर में है सिर्फ एयर। आगे आपको समझ में, अगर ये एयर है इसे कह लेंगे हम H1, इसे कह लेंगे H2। H2 कितनी हो गई, 0, बिकॉज वो कहां पे है, सरफेस ऑफ फ्लूइड पे है। फ्लूइड से हमारा एक्ट होगा सिर्फ P2, और वो भी कितना होगा, अप टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि ये यहां पे सरफेस पे है, समझ रहे हैं आप। और P1 जो है, P1 हमारा P रहेगा, जो कंप्लीट प्रेशर है वो भी किसका है, एयर का प्रेशर एक्ट हो रहा है। प्रेशर किसका एक्ट हो रहा है, हमारा एयर का। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारी H1, ये हमारी H2। तो हम ये लिख सकते हैं बेटा, यहां पे देखिए आखिरी मिनट बाकी है हमारे एक्सप्रेशन का, और हमने क्या लिख लिया है, P2 ये नीचे से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द सरफेस, P1 इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, यानी P हो गया। अब सिलेंडर में फ्लूइड तो बचा ही नहीं, सिलेंडर में क्या है, सिर्फ एयर है, तो डेंसिटी किसकी कंसीडर होगी, एयर की कंसीडर होगी, फ्लूइड की नहीं होगी। H1 हाइट पे है, H2 सरफेस पे, इसलिए इसकी हाइट कितनी होगी, 0 होगी। अब ये सब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर ए में डालेंगे, और देखिए इक्वेशन क्या बनेगा। तो इक्वेशन नंबर ए फिर से एक बार लिखता हूं, P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी H1 माइनस H2। कोई साइन का टेंशन नहीं लेना है, पूरा इक्वेशन एज इट इज हम लिखेंगे। यहां पे P2 की वैल्यू कितनी बन गई है हमारी, P2 की वैल्यू हमारी बन गई P0। P2 की वैल्यू बन गई P0 इज इक्वल्स टू P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है P प्लस रो, कौन सा कंसीडर कर रहे हैं, एयर, G H1 माइनस H2, यानी H माइनस 0। H माइनस कितना आ गया, 0 है वहां पे। तो फॉर्मूला कितना आया, P0 इज इक्वल्स टू P प्लस रो इन एयर G मल्टीप्लाइड बाय क्या है, H। बट बेटा आपको तो P0 यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं निकालना था, आपको प्रेशर निकालना था, इसलिए प्रेशर की वैल्यू, प्रेशर एट हाइट H कितना आ गया, P इज इक्वल्स टू P0 माइनस रो एयर G मल्टीप्लाइड बाय H। ये सब इधर चला गया, यानी एग्जैक्टली ये इक्वेशन हमारे पास आया कि P0 इज इक्वल्स टू P0 माइनस रो जी H। आगे आपके पास ये हो गया बेटा हमारा एक्सप्रेशन, जो हमने आखिरी में लिख लिया था। समझ में आ गया है आपको। तो एक दो बार इसे लिख के भेजिए, कमेंट सेक्शन में मुझे सब कुछ लिख के बताइए, और एज ए होमवर्क इसे सॉल्व कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसके डाउट्स डिफिकल्टीज पूछिए, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसे पढ़ते रहिए। थैंक यू बेटा।